बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं, 6 स्टोरीज़। मौलाना फजलुर्रहमान साहब लंदन क्यों गए, ये मैं इंशाअल्लाह इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको देने लगा हूँ। शाह महमूद कुरैशी रिहा क्यों नहीं हो रहे, इसकी भी अंदर की स्टोरी। परवेज़ इलाही गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहे, इसकी भी अंदर की स्टोरी। और कल इमरान ख़ान ने जिस सरप्राइज़ का ज़िक्र किया वो सरप्राइज़ क्या था। यौम मज़म्मत गद्दार वतन और वाल ऑफ शेम, ये क्या है वाल ऑफ शेम। और इमरान ख़ान का भी कोर्ट मार्शल होगा, ये मालूमात की बुनियाद पे अब दावा किया जा रहा है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने 100 यतीम बच्चों को भेज दिया स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के करम और आपके ताउन से। और 100 यतीम बच्चे अगले वो लाइन में लगे हैं और ये भी उसी तरह से होगा इंशाअल्लाह। और 100 हमने पहले मरले में 100 बेवाओं और 100 यतीम बच्चियों को सिलाई मशीनें देनी हैं, वोकेशनल स्कूल। मैं इंतहाई ममनून हूँ कि आप बहुत इनकरेज करते हैं। साजिनी के तावन में तो वैसे ही, लेकिन जो दुआएं करते हैं ना, मैं यकीन करें कि सोच भी नहीं सकता था कि लोग इतना इस काम को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन वही वाली बात है, मैं अगेन कहूँगा कि खान साहब ने ठीक कहा था कि पाकिस्तानी चाहे मुल्क के अंदर हों या मुल्क के बाहर हों, सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। अलबत्ता अगली बात उन्होंने नहीं बताई कि वो चैरिटी वो खा भी जाते हैं खान साहब। तो उनसे पूछना चाहिए कि खान साहब, ये जो 13 अरब का आपने दावा किया था कि मेरे पास सैलाब के 13 अरब रुपए जमा हुए हैं, हमने तो कहीं 13 रुपए भी लगते हुए नहीं देखे, वो किधर गए हैं, पूछा करें भाई, आपका हक है। मौलाना साहब लंदन क्यों गए, मैं सबसे पहले इसी स्टोरी पे आऊँगा क्योंकि आज मेरी तकरीबन तमाम स्टोरीज़ ये एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने ख़बर चलाई जनाब मौलाना साहब लंदन रवाना हो गए, ठीक। और वहाँ पर वो मियाँ साहब से मुलाकात भी करेंगे और भी कुछ उनकी मुलाकातें हैं, अपनी पार्टी के कुछ रहनुमाओं से, कुछ तंजीमी मुलाकातें भी हैं। तो मौलाना साहब नवाज़ शरीफ साहब से अहम मुलाकात करेंगे। हमने भी यही सोचा, हमने कहा यार पता तो करें मौलाना साहब की कौन सी अहम मुलाकात है, उसमें क्या क्या रहा है, मौलाना साहब स्पेशल लंदन गए हैं वगैरह। फिर उसके बाद मैंने कुछ JUI के दोस्तों से रब्ता किया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं जनाब मौलाना साहब लंदन नहीं गए, वो थाईलैंड गए हैं और थाईलैंड में वो फिर जुमे को वापस आ जाएंगे और ये होगा वो होगा सारा कुछ जो जिस तरीके से, तो उनका अपना वो प्लान है वहाँ पर। और उन्होंने और उनके तर्जमान ने भी कहा कि नहीं जी वो तो थाईलैंड गए हैं। लेकिन बहुत सारे जियो समेत बहुत सारे चैनल्स ने ये ख़बर दी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने, अखबारात ने, वेबसाइट्स ने कि मौलाना साहब, और सोशल मीडिया ने कि मौलाना साहब लंदन गए। अब यहाँ से कोई क्यूरियासिटी हुई ना कि यार कुछ कोई छुपाया जा रहा है, कुछ क्या हो रहा है। मेरे हथे एक ख़बर लगी और मैंने कहा कि यार पता तो करूँ कि मौलाना साहब लंदन गए हैं, तो मौलाना साहब क्यों गए। जनाब मौलाना साहब आसिफ अली जरदारी साहब का और कुछ बाकी लोगों का पैगाम लेके गए हैं मियाँ साहब के पास कि अब ये मैं आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ देने लगा हूँ कि जो मुझे पता चला है बहुत ही मोतबर ज़राए से। और उन्होंने कहा है कि जनाब बात ये है कि वो नवाज़ शरीफ साहब को कायल करने गए हैं। अच्छा, ये भी एक डिबेट है ना। अब मुझे नहीं पता आप इस डिबेट में कहाँ खड़े हैं और किसका साथ दे रहे हैं और कौन से वाली ख़बर का और कौन से वाली नज़रिए का और कौन से वाले मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। तो जनाब वो कहते हैं कि वो मौलाना साहब जो जरदारी साहब का भी पैगाम लेके गए हैं, कुछ और लोगों का भी पैगाम लेके गए हैं, और वो इसलिए गए हैं, वो कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब को कायल करें कि कुछ और लोगों से, गैर सियासी ना समझिएगा, ये सारे सियासी हैं, ठीक। वो वहाँ पर गए हैं कि ये इंतखाबात का अब ये वक्त है, अब लोहा गर्म है, अब मारें सट और इलेक्शन करवा लें जस्ट आफ्टर बजट, बस ये इसको डिज़ोल्व करके तो ये करें।
नवाज़ शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा डिफरेंट है, ठीक। वो कहते हैं कि नहीं, जब तक बंदियाल साहब बैठे हैं ना तब तक कुछ भी ना करें। अब ये मुझे नहीं पता आप किस मौक़िफ़ से ज़्यादा करीब हैं, ठीक। तो वो उस हवाले से वो कह के कि जनाब ज़रदारी साहब भी कहते हैं और इस तरीके से, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि नहीं, जब तक बंदियाल साहब बैठे हैं कुछ भी ना करें। इन्होंने कोई ना कोई बात, क्योंकि बंदियाल साहब की हम पूरी साइकी देख रहे हैं कि जब उन पे प्रेशर आता है, जब शाहराए दस्तूर पे मौलाना साहब आते हैं, जब कोई और प्रेशर होता है तो वो फौरी तौर पे मुलतवी करके भाग जाते हैं। फिर उसके बाद उनके अपनी ऑडियोज़, कुछ फैमिली की वीडियोज़, कुछ इधर उधर का मामला, कुछ ट्रकों का मामला, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो खान साहब के भी पास हैं, तो वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, कुछ किसी की मोहब्बत में, कुछ सारा कुछ, तो फिर से वो कोई ना आके वो फिर से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि वो वाला मामला नहीं है, क्योंकि मुबैना तौर पे बंदियाल साहब के साथ जो कि हैं लोग, वो जनाब जो उनका वो कहते हैं ना कि भाई क्या कहते हैं, हमारे सराइकी में कहते हैं कट्टी किले दे जोर ते कुर्दी है, यानी किला मजबूत हो ना तो फिर कट्टी जो है ना फिर उसके बाद जंप लगाती है। लेकिन वो बंदियाल साहब का जो किला था, अब वो किला उखड़ गया है। अब समझ आ गई आपको, ठीक हो गया ना, इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो वो किला कौन सा था मैं फिर बताऊँगा भी सही, कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब बात ये है कि उनकी वो वाली पोजीशन नहीं रही। दूसरी बात यह है कि उनके अंदर जो अपना टोला था उसमें भी एक रिफ्ट आ गई। हमें तो पहले बताया जा रहा था कि जनाब जस्टिस कादी फैज़ीसा साहब के साथ 7 जजेज़ हैं और चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब के साथ 8 जजेज़ हैं। अब उनमें भी रिफ्ट आने लग गई है। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ये भी कल परसों कि हसन अज़हर रिजवी साहब का एक नोट, जो इख्तलाफी नोट जिनको चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब के कैंप में गिना जा रहा था, उस इख्तलाफी नोट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब से उनका मसला या फटा पड़ गया है, ठीक हो गया। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनको बताया भी गया है, वाज़े भी किया गया है और उनको भी समझ आ गई है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये जो 9 मई है, इस 9 मई का बोझ कोई भी नहीं उठा सकता। दूसरी बात कि जो खान साहब का यही जो बयानिया है ना, ये आप इसको धमाकेदार कहें या ख़ुदकुश कहें, कुछ भी कहें, इस बयानिया का बोझ भी वो नहीं उठा सकते। तीसरी बात यह है कि बहुत सारी फिर अपनी कमज़ोरियां हैं और वो पकड़ी गई हैं और वो कमज़ोरियां सामने हैं, उनका बोझ भी, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर तो करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं है। तो अब जो है अब मामला वो कह रहे हैं कि नहीं, बंदियाल साहब को जाने दें, फिर उसके बाद तो अब होगा वही अगर नवाज़ शरीफ साहब कन्विंस हो गए तो। मौलाना साहब पैगाम लेके गए, मौलाना साहब के पार्टी के लोग कह रहे हैं वो थाईलैंड गए, लेकिन मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक वो भले थाईलैंड गए हों लेकिन लंदन ज़रूर जाएंगे, ठीक है। और मुलाकात भी होगी नवाज़ शरीफ साहब से। और अंदर की खबर ये है कि वो ज़रदारी साहब का भी यही प्लान लेके गए हैं और यही पैगाम। मेरा ख्याल है अब लोहा गर्म है और अब जो है ना इलेक्शन फौरी तौर पे करा लेने चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब कन्विंस नहीं है, अभी तक कन्विंस नहीं है, आगे का नहीं पता। आगे का जो भी होगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। शाह महमूद कुरैशी रिहा क्यों नहीं हो रहे? भाई बात ये है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में तो बहुत कुछ आपने सुना कि जनाब वो खान साहब को साइड लाइन करना चाहते थे, उनको तो फड्डा पड़ गया था। कैबिनेट में भी फैसल वोडा साहब और बाकी कुछ लोग पड़ गए थे उन पे कि जनाब आप जो है ना इस तरीके से साजिश कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ, और लड़ाई पड़ गई थी, हाथापाई हो गई थी, खान साहब ने छुड़ाया था। तो ये क्या चक्कर है कि शाह महमूद कुरैशी रिहा नहीं हो रहे? भाई पार्टीज़ 2 किस्म की बन रही हैं। एक पार्टी, मैंने आपको एक ख़बर दी थी, मैंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन एक पार्टी में जमा हो जाएं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की PTI के अंदर भी यूं हेड ऑन कोलिजन रही है, हेड ऑन कोलिजन, ठीक हो गया।
तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जहांगीर तरीन की पार्टी में शाह महमूद कुरैशी आ जाएं या पार्टीज़ इस तरह से एक बन जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि पार्टियां दो बन रही हैं। एक पार्टी PTI है जो कि माइनस इमरान खान है, इमरान खान के अलावा है। दूसरी पार्टी जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में है और उसमें भी सारे PTI के लोग जमा हो रहे हैं। ठीक है, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई माइनस इमरान खान वो कब बर्दाश्त करेंगे वगैरह। वो मसला ख़ुद इमरान खान साहब ने हल कर लिया है। और कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुझे नाअहल किया गया, मुझे पार्टी से फारिग किया गया या मुझे सज़ा दी गई तो पार्टी को लीड शाह महमूद कुरैशी करेंगे। अब आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI को और सियासत को क्यों नहीं छोड़ रहे। समझ तो लग गई होगी आपको। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी तो रिहा नहीं हो रहे। क्यों? ये मैंने आपको बता दिया। परवेज़ इलाही गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, ये क्या चक्कर है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और परवेज़ इलाही भाई गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि परवेज़ इलाही की अभी जगह कहीं नहीं बन रही। परवेज़ इलाही साहब तो 2 मिनट में यूं गिरफ्तार होने को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को और पार्टी छोड़ने को, इमरान खान से राहें जुदा करने को और सियासत से भी राहें जुदा करने को तैयार हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हैं। वो कहते हैं यार मेरी कहीं जगह तो बने ना। उनकी जगह पीपल्स पार्टी में बन रही है, जरदारी साहब बहुत नाराज़ हैं। ना उनकी जगह नून लीग में बन रही है, नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहबा, शहबाज शरीफ साहब ये बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने बहुत कुछ ही गंद किया, तो अब उनकी जगह नहीं बन रही, जिसकी वजह से अदरवाइज़ तो उस बेचारे का अगर आप ज़रा थोड़ी सी उनकी वैल्यू देखें तो ये इमरान खान ने एक वो जो है ना ऐलान किया अपनी 7 रुकनी कमेटी का कि ये इनके साथ जो है ना मुज़ाकरात करेंगे यहाँ पर हुकूमत के साथ। आप हैरान रहेंगे कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का उन्होंने कहा है। इस मुज़ाकरात में उन्होंने 7 लोगों का नाम दिया है, जिसमें कहा कि शाह महमूद कुरैशी का पहले नाम है, फिर परवेज़ खटक हैं, फिर असद कैसर हैं, फिर हलीम आदिल शेख हैं, ओन अब्बास बप्पी हैं, मुराद सईद हैं और हमाद अजहर हैं। ये और बात है कि शाह महमूद कुरैशी तो जेल में हैं, मुराद सईद ये नसे हुए हैं, ठीक हो गया ना। इसी तरीके से हमाद अजहर, ओन अब्बास बप्पी, हलीम आदिल, ये सारे मतलूब हैं। असद कैसर, परवेज़ खटक ये चुप हैं, सीन से भी गायब हैं। ये एक और बात है। लेकिन असल मामला ये है कि जहाँ जिसको इग्नोर किया गया वो परवेज़ इलाही साहब हैं। वो परवेज़ इलाही जो उनके सदर हैं, यानी इमरान खान ने परवेज़ इलाही के मुंह पे इतना बड़ा जूता मारा है, मैं माज़रत के साथ कहूँगा इतना बड़ा जूता मारा है कि उन 7 लोगों में अपने पार्टी के सदर का नाम शामिल करने की जहमत नहीं की। गो के मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे। नवाज़ शरीफ साहब ने भी यही कहा है। नवाज़ शरीफ साहब का ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। शहदा की यादगारों को जलाने वाले, मुल्क को आग लगाने वाले, दहशतगर्दों और तखरीबकारों के गिरोह से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। इधर कमेटी बनी, उधर से जवाब आ गया, बस तो बात ख़त्म हो गई जनाब। अब मसला ये है कि यहाँ से जो सूरत हाल है ना, अब इसमें मैं आपको ना एक आज मैं अगली स्टोरी पर आने से पहले, आज यौम तकबीर है। यौम तकबीर की सिल्वर जुबली है और पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज यौम तकबीर है। DGI-SPR का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्वीट आया है। इस ट्वीट का जो अगला हिस्सा है उसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। टुडे द कंप्लीट पाकिस्तानी नेशन सेलिब्रेट्स द सिल्वर जुबली ऑफ यौम तकबीर। आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली है, 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। एंड कमेमोरेट्स द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। दिस अचीवमेंट हैज़ रीशेप्ड द पावर डायनेमिक्स इन आवर रीजन। यह हमें पता है, बिल्कुल ऐसा ही है।
जब इंडिया ने धमाके किए, आप यकीन कीजिए कि वो ऐसे उछल रहे थे कि जैसे अभी हमें कच्चा कच्चा खा जाएंगे। बहुत प्रेशर था वज़ीर-ए-आज़म पर, उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब पे, ओवरऑल पूरी पाकिस्तान की रियासत पे। और 5 अरब डॉलर उस वक़्त लालच दी गई थी सदर बिल क्लिंटन की जानिब से, और किसी ने फिर खातिर में नहीं, वही किया जो कौम की आवाज़ थी। फिर जहाँ से जब धमाके हुए तो सबको चुप लग गई। 5 के मुकाबले में 6 धमाके हुए। ये जो दूसरा हिस्सा है ना DGISPR के ट्वीट्स का, ये बहुत ही दबंग हिस्सा है। मैंने पहले ऐसा कोई ट्वीट नहीं देखा। ये DGISPR यानी आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस पे, ज़रा सुनिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा, आर्म्ड फोर्सेस पे रिच ट्रिब्यूट टू द ब्रिलियंट माइंड्स who conceived and achieved this accomplishment under daunting challenges। आर्म्ड फोर्सेस सलाम पेश करती है उन तमाम जहनों को कि जिन्होंने ये प्लान बनाया और जिन्होंने इस प्लान को, इस मंसूबे को, इस प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुंचाया। समझ आ गई होगी आपको। नाम लिए बग़ैर आज पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने, तीनों मुसल्लह अफवाज ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी सलाम पेश किया है, नवाज़ शरीफ साहब को भी सलाम पेश किया है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी सलाम और नवाज़ शरीफ को भी सलाम। ये मैं इसकी जो एलाबोरेशन कर रहा हूँ ये पढ़ लें, आपको चैलेंज कर दे इसको। और साथ आगे फिर अलग करके लिखा, वी सल्यूट द साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स who turned the impossible into a reality, long live पाकिस्तान। ये भी पहली दफ़ा हुआ है। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, कौन नहीं जानता किसकी एफर्ट से हुआ। ये तो बाद में साइंटिस्ट, तो डॉक्टर समर मुबारकमंद या बाद वाले साइंटिस्ट तो बाद में शामिल हुए ना। जो डॉक्टर कदीर साहब जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, आज उनको भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सलाम पेश किया है। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि हम ये देख रहे थे कि मुशर्रफ साहब के ज़माने से लेकर आज तक डॉक्टर अब्दुल कदीर से पहलुतई की जाती रही। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को सलाम पेश नहीं किया गया। लेकिन वाकई हाफिज़ साहब ने ठीक कहा था रिटायर्ड यूथियों को कि ये बदली हुई फ़ौज है, ये तब्दील शुदा फ़ौज है, आपको इस फ़ौज का पता नहीं चलेगा। भाई बात वाकई सही सच है, ये तब्दील शुदा फ़ौज है। ठीक हो गया। कल इमरान ख़ान ने जिस सरप्राइज़ का ज़िक्र किया, वो सरप्राइज़ क्या था? भाई बात ये है कि कुछ लोगों ने वहाँ पे सहाफ़ियों ने मुलाकात की, फिर बातें कुछ बाहर आईं और कुछ लोगों ने तो ख़ुद उस पर वीलॉग्स भी किए, वीडियोस भी की कि ख़ान साहब ने कहा कि मैं तो मैसेज, हम तो तैयार बैठे हैं जनाब मुज़ाकरात के लिए। मैंने तो बड़े मैसेजेस भेजे हैं हाशिम डोगर साहब के ज़रिए, यानी कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, आपको पता है उनकी पार्टी के बड़े अहम रहनुमा, और आरिफ अलवी साहब के ज़रिए भी। किसको भेजे? जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को, और कहते हैं वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। और अब तो वो, ये इमरान ख़ान ने कहा है कि अब तो वो आरिफ अलवी की कॉल ही नहीं उठाते। तो जब यहाँ तक मामला पहुँच गया तो भाई सुलो ही कर लो, चुप करके बैठ जाओ, ठीक हो गया ना। लेकिन इमरान ख़ान ने साथ ये भी कहा, कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि भाई अब सरप्राइज़ की मेरी बारी है, और साथ ये भी कहा कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो पार्टी शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे, और साथ एक दो लतीफ़े भी। उन्होंने कहा कि मुराद सईद मुस्तकबिल का लीडर है। हाँ जी, ठीक हो गया, आप समझ आ गई आपको। और साथ ही अब सरप्राइज़ की मेरी बारी। भाई सरप्राइज़ वो यूथियों को वैसे चूना लगाते रहते हैं ना, लेकिन वो जिन सरप्राइज़ की बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ कुरेदा कि जी वो सरप्राइज़ कौन से होते हैं। और अचानक ही मैंने मरियम औरंगज़ेब साहबा का एक ट्वीट देखा, गुज़श्ता रात 12 बजे, यानी 27 और 28 की शब 12 बजे के करीब, 12:02 पे के 12:10 पे राना सनाउल्लाह साहब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस वक़्त मैं सोने लगा था, मैंने कहा सब्र यार, अल्लाह खैर करे, ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है राना साहब की
कि ये इस टाइम पे उनको याद आ गई है, इसका मतलब है कोई अहम बात। तो 12:10 पे तो नहीं, थोड़ा सा लेट हुई, तो राना साहब ने कहा कि इनके कुछ एजेंसीज़ ने प्लान पकड़े हैं और कुछ ऑडियोज़ सामने आई हैं और वो पकड़ी गई हैं, और वो जो है ना ऑडियोज़ कुछ उसमें कुछ प्लान थे। एक तो प्लान ये था कि किसी तहरीक इंसाफ के घर पर, उनके किसी तहरीक इंसाफ के किसी बड़े वेल नोन स्टालवार्ड पे किसी बड़े के घर पर हमला कराया जाए, वहाँ पे कत्ल गारत हो, फायरिंग हो, और फिर उसके बाद उसको इंसानी हुकूक और इंटरनेशनल मीडिया में इस तरीके से तमाशा बना दिया जाए। और दूसरा ये है कि किसी खातून का या वर्कर का उसका जो है फीमेल वर्कर का या खातून का जो उनका रेप किया जाए, और वो रेप कहीं पर भी, और इस तरीके से उस रेप को फिर एजेंसीज़ पे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे डाल दिया जाए। ये इस तरह के बहुत ही ख़तरनाक प्लान थे, और वो प्लान जो है ना पकड़े गए हैं, वो ऑडियोज़ डिटेक्ट हुई हैं, और वो ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने रात को तकरीबन कोई 12:30 बजे के करीब ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये थे वो प्लान। और यौम मज़म्मत गद्दार वतन वाल ऑफ शेम। वाल ऑफ शेम क्या है? ये पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कल हमने देखा, शायद और शहरों में भी होगा, और ये आप ये देख भी रहे हैं इस तरह के चक्कर के जनाब फ़ोटो और वाल ऑफ, वो वाल ऑफ फेम तो आपने देखी होगी ना, उसी के इसमें वाल ऑफ शेम बनाई गई है। इमरान खान की फ़ोटो और फ़ोटो जिन पर जिस तरीके से वो जूतों के निशान, उन पर जूते मारे गए, बहुत सारे पूरे पिंडी कल हमने देखा मुख्तलिफ़ सड़कों पर, वहाँ पे पिंडी कचहरी चौक, उससे आप आगे आए मरी रोड पर एक दो जगहों पर, फिर उसके बाद जहाँ इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने कोई और भी कुछ जगहों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर, और ये फ़ोटोज़ इस तरह की लगाई गई, और इमरान खान साहब की भी, इमरान खान के बाकी रहनुमाओं की। मैं देख रहा था, मैंने कहा ये वक्त भी आना था, और लोग आता जाता, कोई जूता मारता, कोई पत्थर मारता, कोई लान तान करता। तो ये वो सारी सूरत हाल ये थी यौम मज़म्मत गद्दार वतन। और मैं तो बिल्कुल ही किसी को गद्दार नहीं कहूँगा, लेकिन जिन्होंने 9 मई किया है ना, वो गद्दार ज़रूर हैं, क्योंकि 9 मई में उन्होंने रियासत के असासों को अटैक किया है, रियासत के असासों को भी अटैक किया है, रियासत की असास को भी अटैक किया है, और कौमी तनसीबात को भी अटैक किया है, पाक फ़ौज को भी अटैक किया है, रेडियो पाकिस्तान को भी अटैक किया है, पाकिस्तान की रूह को अटैक किया है। तो वो ज़रूर गद्दार वतन हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया है। अदरवाइज़ आप किसी सियासतदान को कहें तो मैं उससे इत्तफाक नहीं करूँगा, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने प्रैक्टिकली ऐसा किया है इस वजह से। अब उसके बाद यार आ जाए कि इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा। कुछ ये फ्राइडे टाइम्स में भी बहुत ही अहम स्टोरी आई है, और कहा कि इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा, और ये अब ये पक्का फ़ैसला किया जा चुका है। और ने कहा कि बहुत ही बाखबर बासर ज़राए जो अथॉरिटीज़, जो ऑफिशल्स, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशल्स हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान को भी मिलिट्री एक्ट या सिविल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्राई किया जाएगा, और उनका ट्रायल भी फ़ौजी अदालत में होगा। पहले था कि इनको जल्द गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन अब वो जल्द गिरफ़्तारी वाली बात नहीं है, उनका भी इसी तरीके से जब उनको गिरफ़्तार किया जाएगा तो उनका ट्रायल भी फ़ौजी अदालत में होगा। अच्छा, अब कुछ और लोगों का भी, अली अफजल साई जो कि दामाद हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनका ट्रायल भी फ़ौजी अदालत में होगा। जो कि खदीजा शाह, जो कि एक्स आर्मी चीफ़, मरहूम आर्मी चीफ़ आसिफ नवाज़ साहब की, जनरल आसिफ नवाज़ की एक्स आर्मी चीफ़, उनकी नवासी हैं, उनका ट्रायल भी फ़ौजी अदालत में होगा। मुराद सईद का ट्रायल भी फ़ौजी अदालत में होगा। ये आपको बताऊँ बहुत ही इस तरह के लोग हैं। हसन नियाज़ी का ट्रायल भी फ़ौजी अदालत में होगा। इमरान खान का ट्रायल भी फ़ौजी अदालत। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, ये ट्वीट जो है ना पढ़ के सुनाता हूँ। ये ट्वीट है सिरिल अलमेदा की, और सिरिल अलमेदा वो बंदा है जो पक्का यूथिया है। ये किसी को अगर नहीं पता तो आप उनकी टाइमलाइन पे जाके, जब से ये टसल बनी है इमरान खान की, वो इमरान खान के हक़ में ट्वीट कर रहे हैं, और जब से ये टसल बनी है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट कर रहे हैं,
और जब से ये टसल बनी है वो बार बार ये बता रहे हैं कि इमरान खान इस सारी चीज़ों पर काबू पा लेगा और इमरान खान आएगा, लौट के आएगा। कल एक ट्वीट किया है सिरिल अलमेदा ने, और सिरिल अलमेदा कहते हैं कि इमरान खान इज़ नॉट कमिंग। बहुत बड़ी बात है, इमरान खान इज़ नॉट कमिंग। हुसैन हक्कानी साहब ने एक उनको सार्कास्टिक रिमार्क्स में उनके जवाब में किया है कि थैंक यू फॉर दैट सिरिल, द स्मार्ट पीपल ऑलरेडी न्यू दैट इफ़ यू आर गोइंग टू रन अ बेटिंग बिजनेस स्टार्ट लिसनिंग टू स्मार्ट पीपल, बुक इज़ ऑलवेज डू। स्मार्ट पीपल जो थे ना, स्मार्ट लोग, वो तो आपको शुरू से बता रहे थे कि इमरान खान नहीं आएगा, और अगर आपने कोई शर्तें वर्तें लगानी शुरू कर दी हैं तो फिर आपने स्मार्ट पीपल से रब्ता करना था। बुकिस तो हमेशा ही हैं। अब समझ आ गई आपको, ठीक हो गया ना। अब सिरिल अलमेदा भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं आ रहे, और ये बिल्कुल, चूँकि ये नविश्ते दीवार है, कम अज़ कम मैंने कहा ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं शेख रशीद अल मारूफ शीदे टल्ली की तरह बड़े बड़े जनाब वो शुरलियाँ छोड़ने के और प्रेडिक्शन करने का तो आदी नहीं हूँ, लेकिन कम अज़ कम जो अगला इलेक्शन है तब तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हाफिज़ साहब को एक और भी एक्सटेंशन मिल गई तो तब भी सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं कुछ बहुत ही आपको अंदर की खबर, सारी अंदर की खबरें एक ही वीडियो में ना पूछा करें ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।